हाय फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबको कुछ बेहतर चीज़ें दे पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी सबको तो पता ही है कि सब लोगों के पास किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े मेरे कुछ ऐसे भी मित्र, दोस्त और स्टूडेंट्स हैं जो जीएस में बहुत कुछ कमज़ोर, मतलब किताब सबके पास, संसाधन उनके पास है, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि उनको कुछ चीज़ें दे पाऊँ जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है ना? तो बहुत कम समय में हम चर्चा करेंगे कि हम उस समय की बात कर रहे हैं कि जब भारत में पुर्तगालियों का या यूरोपियों का आगमन होता है और उस कंडीशन में, उस दशा में कौन कौन से शासक भारत में राज्य करते हैं, जैसे मुगल शासक के अलावा। तो इतनी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे आपको थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूँ कि दिल्ली में मुगल सल्तनत होती है, उसके उत्तर में रोहिलखंड शासक होते हैं, उसके उत्तर में और जाएंगे तो आपको सिख साम्राज्य मिलेगा, पश्चिम में जाएंगे तो आपको राजपूताना मिलता है, इसके अलावा जाट समुदाय मिलता है। दक्षिण में आप आएंगे, दक्षिण पश्चिम में, तो आपको यहाँ पर हैदराबाद और मैसूर शासक मिलेंगे आपको। और दक्षिण में आएंगे तो आपको कर्नाटक, जो एक हैदराबाद का एक सूबा होता, तो वहाँ कुछ शासक मिलेंगे। इसके अलावा बंगाल, जो जहाँ पर सारे अंग्रेजों ने सबसे पहले ही धावा बोला था, तो उसी में सबसे पहले मैं क्रम में लेकर के आपको बंगाल में चलता हूँ कि बंगाल जो होता है वो एक मुगल शासकों का एक सूबा हुआ करता था। ठीक, और वो 1651 में अंग्रेजों की प्रथम कोठी वहां बनी थी, जब वो लोग 1600 में यहाँ आए थे। तो यहाँ पर मुर्शीद कुली और अली वर्दी खान दो भाई हुआ करते थे। ठीक, और दोनों भाई में मुर्शीद कुली खान को क्या करते हैं कि एक औरंगजेब इनको क्या करते हैं, वहां का ये बंगाल का दीवान बना देते हैं 1700 में। जबकि उससे पहले दो घटनाएं हैं कि 1691 में अंग्रेज वहां पहुंचते हैं तो प्रथम कोठी बनाते हैं, और 1698 में एक घटना घटती है, अजीम उस्सान। आपको बता दूं कि औरंगजेब के 4 लड़के थे, उनमें से एक अजीम उस्सान भी था, वो वहां के सूबेदार हुआ करते थे बंगाल के। और इनसे जो है वहां के अंग्रेज क्या करते हैं, उसमें एक व्यक्ति आता है, आप आगे पढ़ेंगे, जॉब चारनाक। ये जॉब चारनाक ही जो है सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुरी, इन तीनों गांवों को लेकर के इसमें 38 गांव और लेते हैं। तो 38 गांव को लेकर के ये फोर्ट विलियम की स्थापना कर देते हैं, जॉब चारनाक। ठीक, तो ये घटना तो उनके अंग्रेजों की। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 1700 ईस्वी में क्या होता, मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया जाता, किसके द्वारा, औरंगजेब की। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब 1707 तक शासन करते हैं मुगल पे। ठीक है, क्योंकि 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर 1717 में सूबेदार बना दिया जाता फर्रुखसियार, जो कि औरंगजेब के बाद तीसरा शासक मुगल होता है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद उनका एक लड़का, उसका नाम जहांदार शाह होता, मुअज्जम, वो शासन करता है। उसके बाद आता फर्रुखसियार, और फर्रुखसियार को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक, ये इनको सूबेदार बना देता है, लेकिन ये अपनी सत्ता को स्वतंत्र रूप से चलाना शुरू कर देते हैं मुर्शीद कुली खान। फिर ये राजधानी अपनी क्या करते हैं, ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाते हैं कि कम से कम अंग्रेजों का प्रभाव इनकी राजधानी पर ना पड़े। इसीलिए अपनी राजधानी बंगाल की राजधानी ढाका थी, वहां से उठाकर कहाँ ले जाते हैं, मुर्शिदाबाद। ठीक, और ये वहां पर इजारेदारी प्रथा चलाते हैं। इजारे की प्रथा एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था होती है, जिसमें ठेके पे राजस्व उछाला जाता है। और फिर ये 1727 तक रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन्हीं का एक दामाद होता सुजाउद्दीन, ये आता है 1727 से 39 तक शासन करता है। और इसके समय में बिहार भी, जो बंगाल जो सूबा होता उसके अधीन आ जाता है, और अली वर्दी खान जो इनके मुर्शीद कुली के भाई होते हैं, उनको नायाब सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, यही आपको याद करना था। ठीक है, कि मुर्शीद कुली खान बंगाल में सबसे पहले उसको वहां का राजा बनता है, और ये राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाता है। फिर ये जो आते हैं, इनसे आगे एक शासक आते हैं सरफराज खान, और सरफराज खान जो होते हैं ये मुर्शीद कुली खान के पुत्र होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अली वर्दी खान शासन के लालच में इनके ऊपर विद्रोह, मतलब विद्रोह करके इनको मार देता है, बेचारे मर जाते हैं। फिर अली वर्दी खान शासक बनता है, ये अंग्रेजों की सहायता से। और ये क्या करता है कि 2 करोड़ रुपया घूस देकर के अपने पद को अस्थायी बना लेता है। ठीक, और इसके अलावा मराठा जो है इस पे आक्रमण करते हैं, तो ये मराठा को
उड़ीसा और 12 लाख रुपए की चौथ दे देता है। ये जो 12 लाख रुपए की चौथ होती, चौथ ये मराठाओं के द्वारा दो कर लिया जाता था। एक होता चौथ जो उनके लगान वाली एरिया होती थी जहां से वो राजस्व सोचते थे, उनका 1/4 भाग लेते थे, और एक सरदेश मुखी लेते थे, वो पूरे भाग का 1/10 भाग लेते थे। क्लियर? चौथ 1/4 भाग और सरदेश मुखी 1/10 भाग। इसके बाद ये इसी संधि में करते हैं, रघु जी से संधि करते हैं। और इन्होंने जब समझ गए कि जो यूरोपीय अंग्रेज हैं ये किसी के ऊपर धावा बोलते हैं तो चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, और वो तब तक उनके ऊपर जमे रहते जब तक वहां से सारा धन लूट नहीं लेते हैं। इसीलिए मुर्शिद अली वर्दी खान ने इनको मधुमक्खी संज्ञा दिया था यूरोपियों को। क्लियर? फिर आता है, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक था सिराजुद्दौला, जो 1756 से 57 तक बेचारा रहता, 1 साल रहता है। ये जब अली वर्दी खान की गद्दी पर बैठता थी, अंग्रेजों को जगह जगह दौड़ा दौड़ा के मारते हैं बेचारे, और 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लेते हैं, जो फोर्ट विलियम जॉर्ज चारनाक ने बनाया था। और यहाँ पर एक ब्लैक होल की घटना होती है। इसमें बताया जाता है कि इन्होंने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिए थे, और उस 146 अंग्रेजों को बंद करने में उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे, ऐसा माना जाता है। ठीक? क्योंकि उसमें एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था जिसको हालबेल, ये हालबेल के द्वारा ऐसा माना जाता है कैसा किया गया था। ठीक? उसके बाद 23 जून, इसी के लगभग 3 दिन बाद 1757 को प्लासी का युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में जो होता है कि आपका सिराजुद्दौला मर जाता है और हार जाता है। तो ये प्लासी की युद्ध जो होता है बंगाल में अंग्रेजों को बैठने के लिए सबसे मजबूत अधिकार मिल जाता है, वहीं से ये लोग बंगाल पर हावी हो जाते हैं। परिणाम में क्या होता है कि कंपनी को 24 परगना मिल जाता है जिसकी वो राजस्व वसूली कर सकते हैं, और ये लोग इस युद्ध में मीर जाफर, इसके अलावा एक जगत सेठ, एक मानिकचंद, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मीर जाफर के साथ मिलकर के अंग्रेजों से मिलकर के सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब मीर जाफर जो होता है सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, लेकिन ये गद्दारी कर जाता है शासन के लिए। उसके साथ 2 और व्यक्ति होती है, एक मानिकचंद होता है, एक जगत सेठ होते हैं। ये लोग मिल करके सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। ठीक? और मीर जाफर गद्दी पे बैठता है और ये 3 साल तक वहां रहता है, और इसको वहां के लोगों ने, जो एक दरबारी हुआ करते थे, क्लाइव का गधा बोलते थे, कि मतलब वो रॉबर्ट क्लाइव ही इनको चला रहा, इसलिए इनको गधा कहा गया। फिर इसके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम भी अपने मेहनत से कुछ ना कुछ करने का काम करता है, तो मैं आपको आगे बता दे रहा हूं। ठीक है? मीर कासिम ये व्यक्ति जो होता है, सॉरी मिटा दिया, इसके साथ आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है? तो ये जो 7वां शासक एक बनता है मीर कासिम, ये मीर कासिम बेचारा 1760 से लेकर के 1763 तक शासन करता है। और ये क्या करता है कि जो राजधानी होती है उस राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला जाता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला जाता है। ठीक? और ये शासन जब करता है तो उस कंडीशन में अंग्रेजों की नहीं सुनते हैं, और जब अंग्रेजों की नहीं सुनते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इस मीर कासिम को गद्दी से उतार करके, मतलब इसके ऊपर आक्रमण करके दबा देते, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं, और भाग करके ये अवध में चले जाते हैं। ठीक है? अवध में उस समय शुजाउद्दौला का शासन हुआ करता है, और मुगल शासक जो होते हैं वो शाह आलम द्वितीय होते हैं, शाह आलम द्वितीय, इन दोनों का शासन, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध में शुजाउद्दौला, ये वहां पर जाते हैं। और ये तीनों मिल करके, कौन कौन, मुगल शासक शाह आलम और शुजाउद्दौला और एक मीर कासिम, ये तीनों लोग मिल करके 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर युद्ध लड़ते हैं, जो जानी नहीं इंपॉर्टेंट है। ये बक्सर युद्ध में तीनों लोग हार जाते हैं, और हारने के बाद उस समय वारेन हेस्टिंग्स एक संधि करता है जो 1765 में, उस संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा जो होता है ये शाह आलम को दे दिया जाता है, और शुजाउद्दौला
अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो इतनी कहानी होती है। और उसके बाद एक और संधि होती है इलाहाबाद में, उसमें मीर जाफर का एक लड़का होता है नजमुद्दौला, उस नजमुद्दौला के साथ होता है और नजमुद्दौला को बंगाल का एक अधिकृत शासक नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये घटना इतनी बंगाल की थी। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप देखेंगे 100% आपको बंगाल के शासकों की कहानी याद हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।